जो उनके पिताजी है एमएलए, उनका वोटिंग है वार्ड में नहीं है, कैंडिडेट का नहीं है। और जब वोटिंग नहीं है तो तुम्हें क्या मालूम यहाँ के लोग कौन है क्या है, इनको गलियाँ भी मालूम है कौन सी क्या है। सब यहाँ ही आते हैं, मिलते जुलते हैं, एक फैमिली जैसा। बहुत आरोप होते हैं कि क्या हुआ वार्ड में, क्या हुआ वार्ड में, तो इसका जवाब आपको मैं सिर्फ बोल के नहीं तो दिखा के रही। तो चालू होता है लोग का 2 बज जाता है खत्म होता है। हर गली हर घर की बातें, इसके लिए कहानी नहीं। चाय पे चर्चा वार्ड नंबर 1 के बारे में। पूरे भिवंडी और वार्ड नंबर 1 नंबर ही चर्चा करना हो तो यहाँ आइए या वहाँ बैठिए, तो आपको पूरे भिवंडी का क्या राजनीति चल रहा है मालूम पड़ता है। अच्छा है। काफी अब्यूजिव लैंग्वेज लोगों ने यूज की थी और खड़े रह के चिल्ला रहे। हम तो ठीक है, चलो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, बट तुम जो यहाँ के लोगों को धमका रहे हो, यहाँ तक का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ चुका है। जो भी किया आपने, ऐसा बोलते हैं लोग कि अपने पिताजी के बल पे किया। बीजेपी पार्टी ने क्लियर कहा गया था कि यू शुड नॉट गिव टिकट्स टू द पॉलिटिशियंस हु आर एमएलए एमपी, एंड उनके सन को टिकट्स नहीं देना चाहिए, फिर भी यहाँ मिल रहा है। एंड फर्स्ट स्पीच मेरा यहाँ हुआ और यहाँ से मैं कह सकता हूँ मेरी राजनीति की शुरुआत है। और आज हम वहीं हैं कि मेरे अपोजिशन में जो कैंडिडेट है, मैं चाहूँगा कि 1-on-1 डिबेट हो, जैसे प्रेसिडेंशियल डिबेट होते हैं अमेरिका में, वैसे मैं वार्ड का 1-on-1 डिबेट चाहूँगा। सामने वाला कैंडिडेट और मैं कैंडिडेट, व्हाट आई डिड, व्हाट ही डिड। पार्टी इज नॉट इम्पोर्टेंट सर इन कॉर्पोरेशन इलेक्शंस, पर्सन टू पर्सन कनेक्ट इज इम्पोर्टेंट। मेरे 2 भाई और हैं, जय पाटिल और मयूर पाटिल, दे आर नॉट इन पॉलिटिक्स। मैं अक्षय पात्रा फाउंडेशन का खींचने में सबसे बड़ा मैं तारीफ करूंगा एमएलए रईस शेख सर का। ये सब लीडर लोग हैं। अच्छा। जो धमकियां चालू है ना, तो धमकियों का सामना करने के लिए सब खड़े हैं हमारे लोग। मेरा बेस्ट विशेष है उन लोगों को, मेरे सामने जो लोग खड़े, उनमें द बेस्ट प्लेयर भी ना कैन से। और हमारी चैलेंज टीम है, क्रिकेट टीम, कल फाइनल में मीत स्पोर्ट्स वर्सेस चैलेंज स्पोर्ट्स का तीखा सामना था। हमारा निशानी बैट है और बैट के कमाल से हमने मीत स्पोर्ट्स को 1-2 षटकार में हरा दिया। अब 16 तारीख को और एक 6 मारना है। आज जो हम वीडियो लेके आए हैं, ये ऑफ कोर्स अपकमिंग जो भिवंडी इलेक्शंस है कॉर्पोरेशन के, उससे ही रिलेटेड है। आज के जो हमारे गेस्ट है वो एक यूथ पॉलिटिशियन है, वो अपना डेब्यू करने जा रहे हैं अभी इलेक्शन में। एक वेल नोन पॉलिटिकल फैमिली को बिलोंग करते हैं। आज हम एक पूरा दिन स्पेंड करेंगे मिस्टर मयूरेश विलास पाटिल के साथ। आगे वीडियो में हम देखेंगे कि ये कैसे वार्ड में अपने घूमते हैं, इनसे काफी सवाल भी करने वाले हैं, इनका एक कैजुअल टाइप इंटरव्यू भी होने वाला है, और हम इनके साथ साथ इनके वार्ड के लोगों से भी बात करेंगे और एक ओवरऑल इनके वार्ड का सर्वे भी करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, काफी इनसाइट्स, काफी गॉसिप हमें करने को मिलने वाली है, देखने को मिलने वाली है। आपण कॉल केलेला आहे, सध्या इतर कोणाशी बोलत आहे, आपण प्रतीक्षा करू हेलो शकता। सर, गुड मॉर्निंग। आई होप आज का दिन काफी इंटरेस्टिंग होगा हमारे लिए। हमको भी बहुत कुछ जानने मिलेगा आपके बारे में, आपके कैंपेन के बारे में, आपके वार्ड के बारे में भी। तो प्लीज आपका एक शेड्यूल कैसा होता है, आपका दिन कैसा होता है, जरा मुझे भी बताइए। और मैं चाहूँगा कैजुअली एज अ फ्रेंड मुझे आप अपने साथ साथ लेके घूमिए, ठीक है? लेट्स गेट ऑन विद इट। पहला प्रायोरिटी सुबह सुबह यही होता है कि लोगों की प्रॉब्लम, इन शॉर्ट। As I get down, we don't have any office. So ऑफिस नहीं होने के कारण हमारा घर ही हमारा ऑफिस है। अच्छा। सब यहाँ ही आते हैं, मिलते जुलते हैं, एक फैमिली जैसा है। हम लास्ट 20-30 ईयर्स, मेरे दादाजी हो, पिताजी हो, हम सबका ऑफिस एक ही रहा। हाँ बराबर, आपका काफी एक वास्ट हिस्टोरिकल पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो ऑलरेडी है ही। तो जहाँ हम खड़े हो जाते हैं वहीं हमारी ऑफिस बन जाती है, ऐसा बोल सकते हैं हम। हाँ, ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई डेडिकेटेड ऑफिस नहीं है हमारे पास। ऑफिसेज आर मेंट टू बी सिटन, बैठने के लिए ऑफिसेज होते हैं। हाँ, अगर हमें नुमाइंदगी करनी है तो जनता ने चुन के दिया है कि उनकी नुमाइंदगी करनी है उस वार्ड की या उस कॉन्स्टिट्यूंसी की, तो वो ऑफिस वार्ड ही हमारा ऑफिस है। बराबर, क्योंकि असली पॉलिटिकल वर्क ऑन ग्राउंड ही होता है मेरे ओपिनियन से। तो वो ऑफिस में बैठ के नहीं हो सकता। अच्छा सर,
बाय प्रोफेशन आप एडवोकेट है, या तो वो साइड में भी कुछ काम होता है दिन में कि नहीं होता है? या मैं 2020 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 2020 2020 हाँ देखा जाए तो 2017 से ही कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन 2020 में मैंने LLB कंप्लीट किया। आज 6 साल हो गए मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सो जैसे वर्ड का जो भी कंप्लीट हो जाता है वर्क, हाँ तो उसके बाद एडवोकेसी को लेकर मैं क्रिमिनल लॉयर हूँ। अच्छा तो मेरे क्लाइंट्स मोस्ट प्रोबेबली क्रिमिनल सेक्टर के, क्रिमिनल लॉ के रिलेटेड सभी है। तो वो सब केसेस में हैंडल करता हूँ एंड आई वर्क विद देम। नहीं मतलब काफी एक प्रोडक्टिव स्टार्ट होती है दिन को लेके। यस एंड थ्रू आउट द डे अलग अलग चीजें टैकल आप करते ही रहते हो। यस। फिलहाल सर हम अभी कहाँ जा रहे हैं? फिलहाल हम जा रहे हैं खड़बड़ेश्वर मंदिर। ओके आज अंगार की चतुर्थी है, मतलब गणपति का बर्थडे। ओके हाँ सो गणपति के दर्शन भी लेंगे और शिव जी भगवान के दर्शन भी लेंगे। ओके ओके। एंड देन वी स्टार्ट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? फाइनल सिस्टम थोड़ा डिफिकल्ट भी गिरता है कभी हाँ कभी इजी भी गिर होता है। बट लास्ट टाइम जैसे कांग्रेस की बहुत मेजोरिटी आई थी और पैनल वाइज भी ज्यादा वोट वो हुआ था, वोटिंग हुआ था। हाँ तो अब की बार तो ऐसा बोल रहे हैं कि मिक्स रिजल्ट्स देखने को मिल हाँ, सकते यंग हैं। जनरेशन भी खड़ा है। यंग जनरेशन का हाँ डाइवर्जन ही अलग है हाँ जनरेशन को लेकर। वहाँ फोकस करो। अच्छा मिस्टर क्या काका? हाँ काका बोल लो Sir, कि आप ही लेके आए हो। तारीखम या शुभम ये तुम्ही खाऊन घेतो खाऊन आले आम्ही टाकू ते ऑर्डर करून दिली ये काफी हैंग आउट स्पॉट ऐसा लग रहे हैं मेरे। अरे पूरा पैक रहता है सुबह अच्छा हे सांगितलं ना काय हम लोग थोड़ा लेट हो गए ऐसा। सांगितलं ना काय लावायचं ना वगैरे हाँ कल का बस मग या ये सीएम आ रहे ना कल। अच्छा कल बोला और लोग को ऐसे सुबह आपको ढूंढना हो तो यहाँ पे आ सकते हैं, मतलब ढूंढने के लिए। हाँ यहीं पे मिसल खाते हुए मिलूंगा मैं। अच्छा चालू होता है लोग का 2 बज जाता है खत्म होता है। 1:30 बजे तक नाश्ता ही चलता है। फिर वापस 5-4 बजे 4 बजे वापस नहीं मिसल का टेस्ट भी काफी डिफरेंट है। मैं खा रहा हूँ तो समझ में आ रहा है कि क्यों इनका फेवरेट होना चाहिए। मिसळ पण मला आवडतं पहिलं। अभी नाश्ता तो हो गया सर। हाँ चाय पे चर्चा होगी, फिर इसके बाद कहाँ बढ़ेंगे हम? आपकी ऑफिस की तरफ। यस नमस्कार नमस्कार थैंक यू। नहीं ये काफी एक अच्छा हैंग आउट स्पॉट भी लगा मेरे को। हाँ आपके वार्ड का मतलब एक सेंट्रल जोन भी लग रहा है जहाँ पे लोग आपसे आगे मिल सकते हैं, सुबह सुबह चाय पे डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे ये हमारा छत्रपति संभाजी चौक है, यहाँ पे शिवसेना का बहुत सालों से ऑफिस भी रहा है। हाँ एंड पवार वड़ा पाव और पूरे कुंभलपाड़ा का मेन स्पॉट एरिया है। और वो मेन स्पॉट होने एरिया के कारण सब परिजन के लोग यहाँ मिलते हैं एक दूसरे से। एंड हैंग आउट स्पॉट इसलिए हो कि फ्रेश एयर मिलता है यहाँ पे अच्छा सा। चाय पे चर्चा वार्ड नंबर 1 के बारे में। पूरे भिवंडी और वार्ड नंबर 1 नंबर ही चर्चा करना हो तो यहाँ आइए या वहाँ बैठिए, तो आपको पूरे भिवंडी का क्या राजनीति चल रहा है मालूम पड़ता है। अच्छा हाँ पॉलिटिकल हॉटस्पॉट जोन सुबह सुबह चाय पे चर्चा के लिए। जैसे एक बार मनोहर पारिकर साहब जो है चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा, हाँ डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने एक बार कहा था कि अगर तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए स्टेट के बारे में एग्जैक्टली क्या दिक्कत है और क्या करना चाहिए, तो किसी के साथ चाय की चुस्की मारी आपको पूरा नहीं गोवा मालूम पड़ेगा। बिल्कुल 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 सही बात है। हाँ
सोने के पहले चाय लगती है। भिवंडी वालों की स्पेशलिटी है, बिना चाय के हमें चलता ही नहीं है। यस यस। वो मेरे परिजन के बहुत मतलब मैं जब से पैदा हुआ हूँ तब से मैं उन्हें देखते आया हूँ। कामले अंकल। अच्छा। और जब भी यहाँ से जाऊँगा गुजरूंगा मेरा हाथ उनको रहता ही रहता है। हाँ। कशात आशीर्वाद असू द्या। ठीक है। कैसे हो? लालू की मम्मी। अच्छा। बताया तो इमीडिएट एक्शन करो, बिकॉज आजकल का जमाना यही रहा है कि अगर तुम तुरंत एक्शन लोगे तो ही योर वैल्यू विल बी टेकन, हाउ मच यू आर एक्टिव। नहीं, ऑन ग्राउंड प्रेजेंस बहुत अच्छा है आपका। मतलब एक मिथ या फिर एक रूमर जो होता है आपके बारे में, जो आप भी सुने होंगे बाहर लोगों से कि एरोगेंट है, सेल्फिश है, बट मेरे को तो ऐसा कुछ देखने नहीं मिला, बल्कि लोकली आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड समझ में आ रहे हो। सी एरोगेंस होना चाहिए, अच्छा, लेकिन एरोगेंस वहीं दिखाओ जहाँ जरूरत हो। जब इन पब्लिक में हम नुमाइंदगी कर रहे हैं तो पब्लिक में हमारा क्या व्यवहार है इम्पोर्टेंट है। और देखो विरोधियों का काम ही है। तो मेरा चेहरा ही ऐसा है, कभी दाढ़ी है, टीका लगाता हूँ, तो लोगों को लगता है, बट नहीं, कभी आप मेरे पास आइए, पास में बैठिए, गेट टू नो अबाउट मी। नमस्ते। आपके लिए नंबर दिले हाँ शेर तो हाँ ते आता खाना होतात ना, हाँ कारण बोलले तसं मी हाँ ते येणार आहे। ठीक है। कोलरपाड़ा के बच्चे अपना वहाँ संगम पाड़ा के, हाँ और इधर तो अपना भतीजा जो फ्लैट है हजरतसर में, हाँ। उनको सब बोल दिया। ये मेरा ऑफिस है। हाँ। मेरे दादाजी ने कंस्ट्रक्ट किया था ये ऑफिस। अच्छा। मेजर ज़ारा पाटिल एंड कंपनी, ये नाम से ये ऑफिस है। हमारा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है और रोड कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, तो उसी रिलेटेड ये तो ऑफिस खोला गया था 1980s में। 1980s में एस्टैब्लिश हुआ है ऑफिस। तो अभी भी वो स्ट्रक्चर वैसा ही है जो पहले वैसा था। मतलब वैसे ही मेंटेन करके रखा आप लोगों Yes. ने। सो इफ यू डोंट माइंड, एक कॉन्वर्सेशन शॉर्ट सा कि आपको अगर कोई एक प्रोफेशन चूज करना पड़े तो आप पॉलिटिक्स चूज करोगे कि एडवोकेसी चूज करोगे? मैं कंबाइन चूज कर पाऊंगा, बिकॉज पॉलिटिक्स में एक बात बताता हूँ आपको। हाँ। कि पॉलिटिक्स में एडवोकेसी हाउ इट इंक्लूड्स। ओके। पॉलिटिक्स में एक तो पब्लिक का करेक्ट रहता है फर्स्ट थिंग, और सोशल वर्क हम करते हैं, लेकिन बहुत से लोगों की दिक्कतें लीगल एस्पेक्ट से भी रहती है कि उनका कॉर्पोरेशन के थ्रू काम नहीं हो रहा है, या फिर उनका कुछ पुलिस स्टेशन का इश्यूज है, या फैमिली डिस्प्यूट से जो पुलिस स्टेशन में जाता है, या फिर किन का चेक डिस्प्यूट रहता है, कुछ अल्टरनेटली कनेक्टेड टू कोर्ट। राइट सर, क्योंकि आप एक बहुत पॉलिटिकली हिस्टोरिकली कनेक्टेड फैमिली है आपकी, आपके पापा की बात करें, मम्मी की बात करें या दादाजी की बात करें, तो एक जो चीज आती है पॉलिटिकल नेपोटिज्म, तो उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, जिसमें आप चर्चित हमेशा रहते हैं? मैं बोलना चाहूंगा मैं कि हर पॉलिटिशियन का लड़का चर्चित में रहेगा इस चीज को लेकर। जैसे मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर बनिए का बेटा बनिया बन सकता है, एडवोकेट का लड़का एडवोकेट बन सकता है, डॉक्टर का लड़का या लड़की डॉक्टर बन सकते हैं, सो पॉलिटिशियन का लड़का पॉलिटिशियन क्यों नहीं बन सकता? ये मेरा पहला सवाल है। पॉलिटिक्स इनहेरेंट हमारे ब्लड में है। उससे अलावा कहूँ, उसके आगे अगर कहूँ मैं तो सोशल वर्क हमारे खून में है। In 2009, my grandfather stood for election. He was contesting from Lok Sabha, भिवंडी लोक सभा, and तब से मैंने काम करना चालू किया उनके साथ, like एज अ पोता करके मैं घूमता था उनके साथ, वो समाधि से सीखता था सब चीज़। उन्होंने उस टाइम पे एसपी पार्टी से फॉर्म भरा था, एंड देन आई स्टार्टेड लर्निंग क्या हो रहा है क्या नहीं। और उसके भी पहले 2007 से मेरे फादर he was contesting from this ward only, कॉर्पोरेशन का, तो मैं देखते आया उन्हें कि कैसे वो काम करते क्या करते, तो वो मेरे अपने आप कह सकते हो ब्लड में वो सोशल वर्क का एक जज्बा निर्माण होते गया। एंड आने वाले वक्त में 2012 में मैंने फिर एक्टिवली पार्ट लिया कॉर्पोरेशन इलेक्शंस में। मम्मी फर्स्ट टाइम मेरी इलेक्शन लड़ रही थी, सो मम्मी के साथ है तो प्रचार करना ही बनता है, तो लोगों के इश्यूज
हाउ टू सॉल्व इट एंड व्हाट आर द टैक्टिक्स, ये सब चीज़ें मैं उस टाइम से समझते गया, करते गया, एंड वो मैंने अडेप्ट किया, एंड आई फेल्ट गुड कि नहीं, सोशल वर्क इज गुड, वी शुड गो इनटू इट, एंड देन आई चूज्ड। ये नेपोटिज्म की बात है, ये एक अलग कहानी रहती है। हाँ, अगर एक राजनेता का लड़का राजनेता बन रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ हिज फादर और हिज मदर एस्पिरेशन या उनकी इच्छा है इसलिए, और वो जबरदस्ती कर रहा हो, तो वो गलत हो जाएगा। वो गलत हो जाएगा। सोशल वर्क जैसा आप मेरी बात कर रहे हो, मेरी इनहेरेंट नेचर में है तो हम करें, अगर मेरे नेचर में नहीं है, मुझे थोपा जा रहा है, तो उससे अच्छा मैं उस चीज़ से हट जाऊँ। जैसे एटमॉस्फेयर जैसा रहता है ना, वैसा हम खिलते हैं उसमें, तो वैसे हमारा एटमॉस्फेयर ऐसा रहा है, और इसलिए वो मैंने अडेप्ट किया। मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे 2 भाई और हैं, जय पाटिल और मयूर पाटिल, दे आर नॉट इन पॉलिटिक्स। मेरे चाचा है, उनके लड़के भी है, वो भी पॉलिटिक्स में नहीं है, बिकॉज उनको पॉलिटिक्स माना अच्छा नहीं लगता, बट सोशल वर्क करना अच्छा लगता है, बट जैसे पॉलिटिक्स हम दूरी बेहतर है। आपको कब ऐसा हुआ कि मैं अब खुद इलेक्शन कंटेस्ट करूंगा, मेरे को खुद एज अ कैंडिडेट आना है? पहली बार ये थॉट आपको कब आया था? In 2016. In 2016. I was nearly 19 years old, 19 or 20 years old something, and I thought कि we should contest elections now, because मैं 2009 से actively participate, and I will show you the proof also. ऐसा नहीं है कि बस हवाई बातें कर रहा हूँ। 2009 से मैं actively पार्ट हूँ, मेरे स्पीचेस है, मतलब फोटोज रहेंगी अभी फिलहाल से, मैं दिखा दूंगा थोड़ी देर बाद कि मैंने तब से मैं काम कर रहा हूँ। तो मुझे वो 6 साल 8 साल का जो एक्सपीरियंस है, उसके बाद मुझे लगा कि अब मेरे को करना चाहिए। सिर्फ पापा और मम्मी महापौर है या नगर सेवक रह चुके हैं इसलिए जाना है, चलो पापा का नाम है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे खुद को लगा, लेकिन कुछ एज का इशू था तब मेरे को। 2017 में इलेक्शंस थे, बट आई डिडंट कंप्लीटेड माय 21 इयर्स ओल्ड, तो मैं इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर पाया, और तब से मैंने फिर जो डिसाइड कर लिया कि अब जब भी नेक्स्ट आएगा मैं तो कैंडिडेट। तो आज 9 साल हो गए इस चीज के लिए कि मैं रुका था। ये अजय नगर एरिया हमारे वार्ड का, एंड ये जो आप बताना भी जरूरी है, क्योंकि ये जो आप सीमेंट रोड देख रहे हो यहाँ, इट वाज कंस्ट्रक्टेड, कुछ सीमेंट रोड बना था 2005 के करीब। 2005 इतना पहले? हाँ, जब सुरेश टवरे साहब महापौर थे, और मेरे पापा नगर सेवक थे, तो उन्होंने लड़र झगड़ के ये बना के लिया था, और आज भी वो रोड उतनी खूबसूरती टिका हुआ है। और दिस इज समथिंग विच इज बिकमिंग राइट नाउ। ये आदर्श पार्क रोड आ गए हमें, कि ये अभी कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हो, ये तो अभी चालू है। तो इसके लिए मैं स्पेशल थैंक्स दूंगा ऑनरेबल एक्स मिनिस्टर कपिल पल्ली साहब को, कि महापौर मैडम ने बहुत ही अखंड प्रयास के बाद बहुत मांगनी की कि हमें आदर्श पार्क रोड का और टिल मेट्रो होटल यूनिट सीमेंट कॉन्क्रीट। तो वो पत्र व्यवहार होने के बाद कपिल पल्ली साहब ने, जब ही वॉज देन MP एंड मिनिस्टर, वो पास आउट किया, एंड 52 कॉन्क्रीट से जो कन्फर्म हुए थे दिल्ली सिटी में, 52 रोड का जो था, तो उसमें से ये एक रास्ता है, ये भी इंक्लूड उसमें ही किया गया। सो आई थैंक्स टू मिस्टर कपिल पाटिल फॉर दैट। सो इधर हम आएंगे 4 बजे। हाँ, ये रोड का 80% काम हो चुका है, एंड इन नियर फ्यूचर 3-4 महीने में पूरा हो जाएगा। एंड मेरे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो कॉर्पोरेशन का अंडर RR प्लेग्राउंड है, पूरे भिवंडी नारायणी पार्क से जानती है। हाँ, बराबर। एंड बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड है। फिलहाल के लिए अभी टाइमिंग 12:30 है, 4 o'clock को ओपन होता है, तो हम 4 बजे यहाँ पे जरूर आएंगे। मेरे डैड भी पता है शाम में इवनिंग वॉक के लिए यहीं पे आते हैं। बस बहुत बढ़िया बात। और मैं जब छोटा था तो मेरे को भी लेके आते थे, बट अब मेरे को वो शौक नहीं रह गया, तो घर के छोटे बच्चों को फैमिली मेंबर्स अभी भी लेके आते हैं, और डैड तो रोज समझ लो इवनिंग वॉक के लिए आते हैं। इस सिलसिले में हम 4 बजे इस बारे में बात करेंगे। हाँ, यस, तो आज अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कहाँ रहते हैं? हाँ, तो ये आदर्श पार्क रोड है। हाँ, पूरा भिवंडी जानता है, मैं जानता हूँ ये बात। हाँ, बराबर। क्योंकि इसका खूबसूरती इसलिए है बिकॉज यहाँ से आप देखोगे तो वहाँ तक यू कैन सी ट्रीज ओनली,
और ट्रीज हमेशा खूबसूरती पैदा करती है बिकॉज वो छाँव देती है, ग्रीनरी मेंटेन रखती है और लोगों को अच्छा लगता है यहाँ आने के लिए। आजकल के यंग पीढ़ी में जानता हो कि यहाँ रील्स आके बनाते हैं, बाइक ट्रेनिंग होता है ये रास्ते पर, लेकिन कभी कभी वो पॉजिटिव भी लगता है, कभी कभी घातक भी लगता है बिकॉज आम पब्लिक भी चलती है तो रेसिडेंट को थोड़ी दिक्कतें भी होती है और ये कंप्लेंट्स भी मेरे सामने आए हैं। काफी एक रिसेंट कंट्रोवर्शियल भी जगह है यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ यंगस्टर्स कॉलेज के बच्चे आके सिगरेट वगैरह पीते Yes, थे yes, yes, yes. या कुछ तो होता था। Yes, तो yes. उसके बारे में आपको कुछ Yes. पता है? उसके Yes, लिए कुछ मुझे किया? जानकारी है इस बारे में। हाँ। यहाँ कॉलेज की जो लोकेलिटी है, यहाँ जो रेसिडेंट्स रहते हैं, हाँ। उन्होंने बहुत बार कंप्लेंट की है बिकॉज जो यंग बच्चे हैं कॉलेज के सिगरेट्स यहीं सिगरेट पीते हैं। अच्छा। ये चुगली अड्डा है यहाँ पे, हाँ। स्वीट फ्यूजन आइसक्रीम है, हाँ। तो एक हॉटस्पॉट एरिया बन गया है हाँ। और इसका मैं क्लियर कट विरोध करता हूँ बिकॉज यहाँ पे वॉकिंग के लिए लोग आते हैं, अपनी स्वस्थ हेल्थ के लेकर आते हैं, तो ये गलत है। और आने वाले चुनाव के बाद ही नहीं बट मैंने पहले ही प्रिकॉशन लेके रखा है। यहाँ पुलिस का पेट्रोलिंग कराता हूँ मैं, ताकि पुलिस के पेट्रोलिंग में ये चीज़ें देखी जाए कि यंग पीढ़ी जो गलत ट्रैक में जा रहे हैं उनको रोका जाए और लोकल्स को तकलीफ ना हो उस पर ध्यान दिया जाए। इस पर मेरा पूरा ध्यान चालू है। पैदल ही चलना है? ठीक है, इधर आगे अक्षय पात्रा फाउंडेशन। सो व्हाट इज अक्षय पात्रा फाउंडेशन, ये लोगों को जानना भी जरूरी है। अक्षय पात्रा फाउंडेशन एक सेमी गवर्नमेंट के तौर पे काम करती है। फाउंडेशन का मेन मोटो है टू प्रोवाइड फूड। अक्षय पात्रा मीन्स प्लेट। हाँ, अनलिमिटेड फूड कहते हैं उसे। ओके। फैक्ट्री कह सकते हैं हम इन्हें। हाँ। ये फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग या जो भी प्रोडक्शन कहना है, मास स्केल पे यहाँ पे खाना बनता है। हाँ। और पूरे भिवंडी का म्युनिसिपल स्कूल का कॉरपोरेशन का बच्चों का खाना यहाँ से सप्लाई होता है। फाउंडेशन का जो मेन बेस है वो एनजीओज रहेंगे या CSR फंड रहता है, उनके थ्रू एक्टिवेटेड रहता है। वो फंड्स के थ्रू ये फाउंडेशन चलता है। इफ यू कैन सी डीमार्ट का योगदान रहा है यहाँ पे, कॉर्पोरेशन का योगदान रहा है, गवर्नमेंड ऑफ महाराष्ट्र इंडिया ने। इसी मिड डे मील स्कीम, ये जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट ये पूरा चीज़ें यहाँ पे संभालती है एंड पूरे कॉर्पोरेशन के 26,000 स्कूल्स को फूड प्रोवाइड करती है। 26,000 स्टूडेंट्स और 104 स्कूल जो कॉर्पोरेशन के यहाँ पे है जो प्रोवाइड करती है। ये अक्षय पात्रा फाउंडेशन जो है हमारी फैमिली का लिया हुआ है। फैमिली का मतलब कॉर्पोरेशन से जावेद अली साहब और पाटिल साहब दोनों ने इनिशिएटिव लिया था। अच्छा, मैं उसका हिस्ट्री दूंगा। हाँ। बात करता हूँ। सो ये प्रोडक्शन सेंटर है। एक मिनट मैं रुक के एक चीज बोलना चाहूंगा। मेरे को गुमान भी नहीं था एंड आई गेस भिवंडी में बहुत से लोग होंगे जिनको नहीं होगा कि ऐसा कुछ सेटअप भिवंडी में भी है और वार्ड नंबर 1 में इटसेल्फ है। यस ये तो मैं पहले बताना चाहूंगा, आप कंटिन्यू करिए। नहीं, सो मेरे साथ क्या, हाँ नहीं कैसा है, बताकर चीजें जताई नहीं जाती, दिख कर की जाती है। और आज पूरा भिवंडी देखेगा कि कॉर्पोरेशन आज जो अपनी आवाम है, जो अपने पब्लिक है, आज उनको मालूम पड़ा कि हमारे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं कॉर्पोरेशन के, उन बच्चों को जो खाना जाता है वो आज कहाँ से जाता है आज मालूम पड़ेगा। ये जो है करी मशीन, एक्चुअली यहाँ का जो भी इक्विपमेंट है वो फूड ग्रेड ही है। इधर कोई भी किचन में फूड ग्रेड के सिवा कोई भी मटेरियल यूज नहीं होता है। दूसरी बात है कि यहाँ पे जो खाना बनता है वो बच्चों के लिए बनता है। पूरे महाराष्ट्र में ये एक में वो अक्षय पात्रा फाउंडेशन का किचन है, सबसे बड़ा ओके, वेरी लार्जेस्ट किचन इन महाराष्ट्र। अक्षय पात्रा फाउंडेशन इज वर्किंग थाने कॉर्पोरेशन आल्सो, इन कल्याण कॉर्पोरेशन, आई गेस पनवेल, हाँ, और बहुत जगह करी है महाराष्ट्र में। पुणे साइड भी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पुणे साइडला पण है ना, हाँ, बट भिवंडी का सबसे बड़ा किचन है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग पिछले ही कुछ चंद महीनों पहले उन्हें फर्स्ट रैंक मिला, बेस्ट किचन अवार्ड मिला, बेस्ट किचन का भी अवार्ड मिला। सर, ये अक्षय पात्रा फाउंडेशन लेके आने के लिए, इसके बारे में बताने के लिए शुक्रिया। अब नेक्स्ट हम कहाँ चलना चाहेंगे? अब फाउंडेशन
के बाद सिर्फ छोटी सी झलक दिखा दूंगा हाँ कि ये वार्ड में स्कूल नंबर 28 है, जो कॉर्पोरेशन का स्कूल है। हाँ एंड ऑल्सो आई कैन ऑल्सो टेल यू कि ये हेमरत्न सुरेश्वर महाराज हॉल है, हाँ। जो 2012 या 13 के करीब बिल्डअप हुआ था। हाँ। एंड ये हॉल जैन कम्युनिटी के लिए डेडिकेटेड किया गया था। एंड इवेंचुअली कॉर्पोरेशन ने फर्स्ट फ्लोर इसे स्कूल के लिए अलॉट कर दिया बिकॉज लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से जो कॉर्पोरेशन में नहीं है। हाँ। तो एक बिल्डिंग ध्वस्त हो गई थी, इसलिए ये शिफ्ट यहाँ किया। ओके ऑल्सो कैन सी कि महिला आर्थिक विकास महामंडल के मार्फत ओमकार फाउंडेशन बालवाड़ा प्ले ग्रुप, यहाँ पे माई छोटा स्कूल भी बनाया गया है, हाँ जो छोटे बच्चों के लिए। ये प्राइवेट है बट कॉर्पोरेशन के अंडर है, जिसका ओपनिंग तब के पालक मंत्री एकनाथ शिंदे साहब ने किया था। एंड सीनियर सिटीजन का भी वहाँ पे सेक्शन बनाया गया है। एंड ज्येष्ठ नागरिक का जो संघ होता है, जैसे अपन कहते हैं ग्रुप बनाते हैं, वो ग्रुप का भी वहाँ पे निर्माण है, जहाँ पे यहाँ के वार्ड के जितने भी सीनियर सिटीजन आते हैं वहाँ बैठते हैं। बच्चों के छोटा स्कूल है वहाँ पे, पूरा स्कूल जो कॉर्पोरेशन स्कूल है वो भी बिल्डअप है। तो ये सब यहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज, हेमरत्न सुरेश्वर महाराज सभागृह का यूज यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से किया जाता है। ठीक है सर, एक छोटा सा सर्वे करेंगे हम ये जगह का, फिर उसके बाद मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन क्या है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। तो चलिए पहले एक छोटा सर्वे कर लेते हैं, फिर हम कहीं रुके उसका भी डिस्कशन करेंगे। सर स्कूल हे उघडा ना, हाँ एक हे उघडा ना फक्त क्लासरूम है। स्कूल को अलॉट किया गया है, स्टोर रूम है ये। हाँ एक्चुअली मराठी मीडियम स्कूल, मराठी मीडियम को अलॉट किया गया है। लेकिन यहाँ के वार्ड का बहुत वार्ड के सिटीजन का कहना था कि तेलुगु होना चाहिए भी होना चाहिए मीडियम का। सो मेरा उसका प्रयास चालू है कि तेलुगु का मैं ओपन कर पाऊँ, तेलुगु मीडियम का। एंड नया इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाऊँ, ये कोशिश कर रहा हूँ। वही सर, मैं एक चीज खाली आपको यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी वीक एंड ओल्ड है। यस एंड पुराना दिख रहा है। इसको डेवलपमेंट की ऑफ कोर्स नीड है। यस तो आपका क्या ओपिनियन है? सी एजुकेशन को लेकर हमेशा कॉर्पोरेशन एक स्टेप पीछे ही रहा है, कभी मुझे ऐसा लगता है। मैं तारीफ करूंगा एमएलए रईस शेख सर का, जिन्होंने जो उनका विजन जो था स्कूल को लेकर उन्हें उतारा है, वो जो आई गेस स्कूल नंबर 2262। हाँ सो मुझे भी अच्छा लगता है कि ऐसा स्कूल हमारे वार्ड में होना चाहिए। सो कॉर्पोरेशन और स्टेट गवर्नमेंट से ये फंड लाना जरूरी है। इफ कॉर्पोरेशन हैज इनसफिशिएंट फंड्स, तो यहाँ के एमएलए का हो या जो भी नुमाइंदगी करते हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि स्टेट से फंड लाए एजुकेशन के लिए और ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए ताकि यहाँ की युवा पीढ़ी, यहाँ के जो यंग बच्चे हैं, उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, अच्छी सोई सुविधा मिले। लेकिन आज दुख है, ये अपने वार्ड में ये स्कूल है एंड ये अलॉटमेंट किया है, लेकिन आज भी खस्ता हालत है बिकॉज सफिशिएंट फंड्स ही नहीं है। बट देन टू एक जज्बे से यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, यहाँ के टीचर्स काम कर रहे हैं, यहाँ के स्टूडेंट्स आते हैं, सीखते हैं। और यहाँ पे इफ यू सी डिजिटल स्कूल भी है यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ बेंचेस है, ब्लैक बोर्ड है, बट कोशिश है कि डिजिटल स्कूल भी हो जाए। और यहाँ के टीचर्स से भी मेरा कांटेक्ट है एंड दे आर वेल गुड educators and they are teaching best and giving their best to their students। and इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर थोड़ा तकलीफ है, नो डाउट। एंड कोरोना की वजह से वो सब मेरा जो विजन था, मेरा जो प्लान था एजुकेशन को लेकर, वो डिले हो गया। लेकिन आने वाले कल में चुन के आने के बाद या चुन के नहीं आने के बाद भी एज अ सोशल वर्कर ही मैं यहाँ के बच्चों का, भिवंडी सिटी के बच्चों का जो डेवलपमेंट की जरूरत है एजुकेशन को लेकर, वो पूरा का पूरा ध्यान देके पर्सनल मेरा ये फर्स्ट एजेंडा रहेगा टू वर्क फॉर द चिल्ड्रंस। गवर्नमेंट स्कूल ही एक माध्यम रहता है वेरी लेस फीस में
चीजें प्रोवाइड कर पाए। हाँ। लेकिन हर बच्चे ने एजुकेशन लेना चाहिए, मेरा मानना है। यदि एजुकेशन नहीं लिया तो आजकल की युवा पीढ़ी या युवा बच्चे एक गलत ट्रैक पे जाते हैं। एक ऐसे ड्रग्स की कहानियां बहुत आजकल, जैसे विधानसभा में आवाज उठाया गया भिवंडी सिटी को लेकर कि ड्रग्स को लेकर बहुत चर्चे में है भिवंडी सिटी। तो युवा पीढ़ी उसमें बर्बाद हो रहा है, एक कोई दो राय नहीं है इसमें। और उस पर कंट्रोल करना एज अ सिटीजन हमारा, एज अ यंग पीढ़ी, सोशल वर्कर, एज अ रिपोर्टर, आपका भी कर्तव्य बनता है कि ये जो ड्रग्स माफिया जो चल रहा है और यंग बच्चों को उसमें हम घुसेटते जा रहे हैं, तो ये एजुकेशन के मार्फत ही बंद हो पाएगा। गुड एजुकेशन दोगे तो गुड नॉलेज रहेगा, संस्कार अच्छे, अवेयरनेस फैलेगा, लोग को पता चलेगा क्या गलत है क्या सही है। नहीं, विजन सर आपका एकदम ऑन राइट ट्रैक पे ही है, काफी अच्छी थिंकिंग भी, आपकी विजन भी अच्छा है। यस। हम यूथ के बारे में आगे थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलते हैं, हम आगे जाएंगे। हाँ। यही हॉल को लगकर हमें गाजंगी हॉल दिखाई देगा, हाँ। जो 2007 में एस्टेब्लिश हुआ था। एक वराल देवी हॉल जो कामतघर एरिया में है, और एक गाजंगी हॉल, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग जो ब्रिज है एसटी स्टैंड वाला, इसका इनॉग्रेशन 2007 में हुआ था। तब के चीफ मिनिस्टर विलासराव देशमुख साहब ने किया था, और विलासराव पाटिल साहब महापौर थे उस टाइम पे, और उनके सानिध्य में, उनके नेतृत्व में ये जो डेवलपमेंट हुआ, तो ये हॉल हो गए, कम्युनिटी हॉल है जो पब्लिक के लिए अवेलेबल है। तो ये सब चीजें ये वार्ड में, एंड सिटी के लिए भी कामतघर हो, फिर ब्रिज हो, फर्स्ट ब्रिज इन भिवंडी आफ्टर दामनगर नाका, सबसे बड़ा ब्रिज जो दिया गया था, एसटी ब्रिज दिया गया था, तो जो आज भी भक्कम तरीके से खड़ा है अपने बुनियादों पे। और ये कमिटमेंट था पाटिल साहब का उस चीज को लेकर कि सिटी के पीपल को ये सब चीजें मिलनी चाहिए, ट्रैफिक मुक्त सिटी होना चाहिए। और मुझे गर्व होता है इस चीज को बताने के लिए कि आज भी ये हॉल कम दरों में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 12 से 15 हजार के करीब इसका रेंट है, डे रेंट। आज आप कोई भी प्राइवेट हॉल में जाओ, कोई भी कम्युनिटी का हॉल हो, आज वो हॉल का जो रेंट है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख ये रेंट है, विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। गरीब इंसान को शादी करना है तो कैसे कर पाएगा? तो ये कॉर्पोरेशन का, ये काउंसिल का सोच था कि कम्युनिटी हॉल्स जो है वो कम दरों में लोगों को मिलना चाहिए ताकि उनकी शादी ब्याह आज हो सके। आज हम देख सकते हैं यहाँ पे कॉर्पोरेशन के कामकाज चल रहे, इलेक्शन ऑफिस है आज, एंड काउंसिल ने, सब नगर सेवकों ने और सब यहाँ के जो भी नुमाइंदगी करते हैं सिटी के, उन्होंने एक डिसीजन लिया था कि जितने भी कम्युनिटीज हॉल कॉर्पोरेशन के हैं उन्हें कम से कम दरों में ही रखा जाए ताकि हर एक गरीब इंसान को ये चीज़ मिल सके। और आज मुझे गर्व होता है कि 50 to 20,000 के अंदर उनका रेंट है ताकि इंसान अपने बच्चों का शादी, अपने बेटियों का शादी कम दरों में अच्छी तरीके से कर पाए। और आज ये हॉल आप देखोगे इतना सशक्त हॉल है। सी देखो, आपको एक बात हमेशा बताता हूँ, निर्माण बहुत चीजें हो जाती है, सब एस्टेब्लिश होगा, उसको मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। मेंटेन नहीं होगा तो उसका कोई अर्थ नहीं है, एवरीथिंग इज जीरो। सो आज वार्ड नंबर 1 में हम सिर्फ बना के रखेंगे, हमारी नजर है यहाँ। सर यहाँ मैं देख रहा हूँ भिवंडी के एयर क्वालिटी इंडेक्स का भी बोर्ड लगा हुआ है। यू कैन शो दैट कि कॉर्पोरेशन ने इनिशिएटिव लिया है एयर क्वालिटी इंडेक्स का। जैसे दिल्ली में बहुत मैटर चल रहा है कॉर्पोरेशन को लेकर, और आने वाले कल में मुझे कोई शंका नहीं है कि भिवंडी भी उसमें नाम गिना जाएगा, मुंबई का नाम गिना जाएगा एयर पोल्यूशन को लेकर। एयर पोल्यूशन इज वेरी वेरी चैलेंजिंग पार्ट फॉर एवरी पर्सन लाइफ, और वो कैसे टैकल होगा इसका एक बहुत ज़रूरी, आई कैन से कम्युनिटी बैठना ज़रूरी है। मैं बताना भी चाहूँगा कि बहुत आरोप होते हैं कि क्या हुआ वार्ड में, क्या हुआ वार्ड में, तो इसका जवाब आपको मैं सिर्फ बोल के नहीं तो दिखा के और ये भी बताऊंगा कि ये सीमेंट रोड आज अभी देख रहे हो, अभी वाला ये सब छत्रपति संभाजी चौक से लेकर आदेश पार्क के अंदर का इंटर्न सीमेंट रोड है। ये भी 6 साल, 5 से 6 साल हो गए इस रोड पर निर्माण हुआ। नहीं सर, आपकी वो जो बात थी कि बनाना इजी है बट उसको मेंटेन करना डिफिकल्ट है,
ये एक काफी पॉइंट है जो मेरे को समझ में आया है, जिसमें लोगों को फोकस करना चाहिए। हर नगर सेवक को अपने वार्ड में फोकस करना चाहिए। ऐसा है, सीमेंट रोड जब बनते हैं हाँ तो उसका हमें पहला सबसे बड़ा टैकल रहता है कि वहाँ से कोई वाटर का पाइपलाइन जा रहा है या नहीं जा रहा। हाँ अगर वो जा रहा है और सीमेंट रोड बन गया तो वो तोड़ देंगे तो सीमेंट रोड का मतलब ही रहेगा। हाँ इसलिए भी इन शॉर्ट इन दोज डेज ओनली कि पहले यहाँ पे जितने भी वाटर पाइपलाइंस है वो हटा दो और उनका पर्सनल उनको दे दो, ताकि ये रोड को कोई बाद में खोदे ना। बाकी वार्ड्स में यूपीसी सीमेंट रोड को खोदा जाता है आप पानी के लाइन के लिए तो वो मतलब ही नहीं है, वो वेस्ट ऑफ मनी है। लेकिन आज वार्ड नंबर 1 में जितने भी सीमेंट रोड बने वो आज भी उतने भक्कम तरीके से वहाँ पे है। बिकॉज जैसे हमेशा मैं एक ही बात दोहराऊंगा, नज़र हमारा ऑब्जर्वेशन है कि यहाँ पे कोई कितना भी चाहे हाथ नहीं ला सकता अनलेस एंड अनटिल कोई मेजर इश्यूज हो। ये क्वालिटी आई गेस एवरी वार्ड के नगर सेवक को होनी चाहिए। और मैं लेफ्ट साइड इफ यू सी वहाँ पर मैडम ने हाँ। ये जो बौद्ध कम्युनिटी है, हाँ कोनो बुद्धिस्ट कम्युनिटी, हाँ उनके लिए विहार बनाया था। विहार बनवाया। विहार विहार में जैसा स्पिरिचुअल उनका रहता है, मंदिर जैसे हम कहते हैं, वैसे उनका विहार है। हाँ। सो उनका निर्माण किया गया ताकि वहाँ पे उनकी बैठक हो पाए बौद्धिस्ट समाज की, और उनकी जो भी चर्चा है उस विहार में हो पाए। प्रोडक्टिव कन्वर्सेशन बाद में, इसलिए वो विहार का निर्माण किया गया। अभी हम आए गणपति मंदिर एरिया में, यहाँ पे बहुत से कमर्शियल शॉप है, छोटी छोटी दुकानें हैं, लॉन्ड्री है, किराना का स्टोर है। सो मैं आपको एक प्राउड मोमेंट बताना चाहूँगा। मैंने जो शुरुआत की, मेरा जो फर्स्ट स्पीच रहेगा जिंदगी मैंने कही दिया इन द ईयर 2009, उसका मैं फोटोग्राफ को घर जाके दिखाऊंगा। वो मैंने इस सभा मंडप में दिया, आर पाटिल भवन। ये तेलुगु समाज संस्था कुंभलपाड़ा, इनके लिए ये भवन बनाया गया ताकि यहाँ की जो तेलुगु कम्युनिटी है या अन्य कम्युनिटी भी, कि इनको ये हॉल प्रोवाइड हो। आज भी इसका जो दर है 2000, 3000, लास्ट प्लस 5000 ऐसा कुछ दर है, विच इज़ ऑल हैंडल्ड बाय तेलुगु कम्युनिटी के लोग। तेलुगु कम्युनिटी के जितने भी कम्युनिटी के हैं वो लोग ये संभालते हैं। और ये हॉल का इनॉग्रेशन, फर्स्ट इनॉग्रेशन फ्रॉम माय हैंड हैपेंड। माय ग्रैंडफादर एक्सपायर्ड इन 2009 और उनके बाद ये हॉल का निर्माण किया एंड फर्स्ट स्पीच मेरा यहाँ हुआ, और यहाँ से मैं कह सकता हूँ मेरी राजनीति की शुरुआत है। और आज हम वहीं हैं। तो ये काफी हिस्टोरिकल लैंडमार्क है आपके पॉलिटिकल करियर का, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे वार्ड में चलते हैं। और ये सबसे ऐतिहासिक है क्योंकि बाले किला है और हमें गर्व है। यहाँ के लोग, नमस्कार, कशा आहात? नाही का रे, आम्हाला कशाला हे करायचं, आपण आपली घरची माणसं आहेत ना। नाही बाकी ठीक ना? मला बॅट द्या उद्या, बैठ देना, बैठाएगा बॅट दे रे आम्हाला। मतलब आपके सबसे ज्यादा चाहने वाले वार्ड नंबर 1 में यही एरिया है। सब है चैनल में, तो बोलेंगे कुछ नहीं है क्या, लेकिन ये हमेशा गढ़ रहा है और गढ़ ही रहेगा हमेशा। हाँ, और पहले तो ये सब चौल था यहाँ पे। अच्छा। ये सब, ये जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हो, हाँ। ये तो आज आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा दिखेगा, ये देख रहे हो, लेकिन सब चौल था यहाँ पहले पे। सब चौल सिस्टम। हाँ, सब चौल रहते थे। स्लो यहाँ पे बिल्डिंग्स बनते गए, यही चौल के लोग रहने वाले सब बिल्डिंग में रहने लग गए। तो देयर आर सम थिंग्स व्हिच आर कॉल्ड डेवलपमेंट, जो हमारी सोच है कि यहाँ के लोगों को डेवलप चीजें मिलनी चाहिए। तब हमारे जूनियर से मैंने कहा नहीं है काकी आहेत का घरी, येऊ? तू छान दिसला पाहिजे ना मला। औक्षवंत हो, भाग्यवंत हो, यशवंत हो। धन्यवाद। इलेक्शंस की बात करते हैं। 15 जनवरी को पोलिंग है, 16 जनवरी को रिजल्ट आने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक रिसेंट में एक इशू हुआ था आपके वार्ड में, जिसका एक वीडियो वायरल हुआ था, सरफेस हुआ था। उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा, वो कहीं कोई विंडो से छुप के बनाया हुआ वीडियो था कि क्या था, मुझे ध्यान में नहीं है। बट उसमें काफ़ी अब्यूजिव लैंग्वेज लोगों ने यूज़ की थी और खड़े रह के चिल्ला रहे थे, आपको शायद चिल्ला रहे थे, आपको अब्यूज़ कर रहे थे। वो इशू क्या था, उसके बारे में थोड़ा सा हाईलाइट। हुआ यूँ कि वहाँ पे बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता है, हाँ, वो लोग वहाँ के जो रेसिडेंट्स है वहाँ पे वो लोग साड़ी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। हाँ,
वोट के नाम पर। हाँ और उनको नहीं मालूम था कि मैं वो एरिया में अंदर बैठा हूँ। अच्छा मेरे सीनियर एडवोकेट गणेश सलगर का ऑफिस था वहाँ, हाँ एंड आई वाज सिटिंग इनसाइड दैट ऑफिस एंड वर्किंग ऑन फॉर्म। हाँ इलेक्शन फॉर्म नॉमिनेशन फॉर्म भर रहा था मैं। हाँ और मुझे मालूमात मिली कि वो एरिया में सारी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो इमीडिएटली बाहर गया मैं एंड आई स्टार्टेड टेकिंग वीडियो। एंड वीडियो मैंने ये लिया, उसके अंदर कि ये लोग, मैं आपको वीडियो शेयर करूंगा इफ यू वांट। आई हैव टुक दैट वीडियो कि ये बीजेपी कार्यकर्ता है, ये लोग साड़ी बांट रहे हैं और लोगों को ब्राइब कर रहे हैं इन शॉर्ट कि हमें सम साड़ी देते आप मुझे वोट करो, विच वॉज वेरी रॉन्ग। एंड देन वो लोग कार्यकर्ता लोग ने फ़ोन किया गुंडे लोग को वगैरह, एंड मैं वो ऑफिस में ही बैठा था 3 to 4 hours, नेक्स्ट 4 hours तक। और वो ऑफिस में 1 to 2 hours तक वो गुंडे लोग आए। एंड मैं ओपनली कह सकता हूँ, मैं सुनाने नाम है उसका, जो यहाँ पे रहता भी नहीं है। एंड ही स्टार्टेड अब्यूसिंग, वो वीडियो पूरे महाराष्ट्र में वायरल है, if I'm not wrong। और वो गाली देने लगे, बट मुझे वो गाली वाली से फर्क नहीं पड़ता। और मैं खुशनसीब समझता हूँ कि बहुत चाहने वाले लोग हैं मेरे, इसलिए गालियाँ देते रहते। बट एक बात तो वो भी आती है कि क्रिटिसिज्म बहुत इम्पोर्टेंट होता ही है पॉलिटिक्स में। जब चलो अब अपोजिशन की बात आई गई है, तो एक हेल्दी कंपटीशन के जैसा आप उसको देख रहे हो कि क्या आपका उसके ऊपर फोकस है? आपका ओपिनियन क्या है अपोजिशन को लेके? क्योंकि वहाँ पे भी एक यूथ पॉलिटिशियन है जो खुद एक पॉलिटिशियन के बेटे हैं, काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स दोनों तरफ है। आप यहाँ के पुराने लोग हो, वो भी काफी अच्छे इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, तो ये कंपटीशन हेल्दी है क्या है आपके ओपिनियन में? फ्रॉम माय एंड इट्स हेल्दी। उनके एंड का मुझे मालूम नहीं। उनका एंड पिछले इलेक्शन में मैं देख चुका हूँ, ये इलेक्शन में अपने वीडियो के मार्फत ही देख चुके हैं। तो गाली गलौज जो हो रहा है वो उनकी तरफ से ही हो रहा है, विच इज़ नॉट गुड इन सेंस। और ठीक है, मेरा बेस्ट विशेष है उन लोगों को, मेरे सामने जो लोग खड़े, उनमें द बेस्ट प्लेयर विन आई कैन से। बट एक ही बात कहूँगा कि अपोजिशन होना चाहिए, बट अपोजिशन होना चाहिए इस वार्ड का, यहाँ के लोगों के बीच का। मेरे सामने जो लोग खड़े हैं वो रहते कहाँ हैं, यहाँ के वार्ड को लोग ही मानना है, उनका वोटिंग है वार्ड में नहीं है, उनके पूरे खानदान का वोटिंग है वार्ड में नहीं है। और जब खानदान का, इनफैक्ट जो उनके पिताजी है एमएलए, उनका वोटिंग है वार्ड में नहीं है, कैंडिडेट का नहीं है। और जब वोटिंग नहीं है तो तुम्हें क्या मालूम यहाँ के लोग कौन है क्या है? इनको गलियाँ भी मालूम है कौन सी क्या है। तो मैं विशेष दूंगा उनको कि बाबा जीते, कोई भी जीते, वो पब्लिक के ऊपर है कौन जीतेगा। मैं मुझे कहा हार्श रहना उनके साथ, ना एग्रेशन दिखाना, बट यहाँ के लोगों को भी सोचना है कि यहाँ का चाहिए या बाहर का चाहिए। ठीक है सर, एक अच्छा आपको ओपिनियन तो एटलीस्ट हमें पता चल गया कि अपोजिशन को लेके क्या है। बिकॉज और भी लोग हैं, चलो एक ओपोजिशन आप बीजेपी का पैनल हटा देते हो, तो एक यूबीटी शिवसेना का भी पैनल है, उसके बारे में आपका ओपिनियन? वो लोग जानते हैं तो, और यहाँ का स्थानीय की है, सब स्थानीय की है यूबीटी वाले। लेकिन सिर्फ मैं एक ही बात बोलूंगा यूबीटी को लेकर, यूबीटी पार्टी को मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बीजेपी का बी टीम करके आज काम कर रही है। नो वन इज कॉम्पिटेंट आई कैन से। बीजेपी का बी टीम इन द सेंस कि जो अब एक लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं वोट काटने का काम करेंगे, वो लोग वो करेंगे ये इलेक्शन में। बिकॉज चारों कैंडिडेट है, अब चारों कैंडिडेट का आई रिक्वेस्ट टू सर्वे कीजिए व्हाट वर्क दे हैव डिड इन लास्ट 5 years। आज उठ के टपक के आए वो लोग 2 महीने पहले, 2 महीने पहले टपक के यहाँ पे आए वो। और बीजेपी का सवाल मुझे हमेशा ये रहेगा कि तुमने यहाँ के लोगों को क्यों नहीं नुमाइंदगी दी। और इनफैक्ट ये हेडलाइन होना चाहिए आज का कि जब बीजेपी पार्टी ने क्लियर कहा गया था कि यू शुड नॉट गिव टिकट्स टू द पॉलिटिशियंस व एमएलए एमपी, एंड उनके सन को टिकट्स नहीं देना चाहिए, फिर भी यहाँ मिल रहा है, मतलब पार्टी का ही उल्लंघन। तो ठीक है, वो पार्टी का डिसीजन है, उनका क्या है, लेकिन कुछ भी करने का ऐसा नहीं होता ना। आप अपोजिशन के बारे में बात कर रहे थे कि वो यहाँ रहते भी नहीं है और यहाँ पे उनका वोट भी नहीं है, फिर भी वो यहाँ से कंटेस्ट करने आए हैं। तो एक चीज़ और अपोजिशन के बारे में मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि जैसे कि वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी है, नेशनल लेवल की पार्टी है बीजेपी, और उसके सामने आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो कोणार्क विकास आघाड़ी से, तो आपकी क्या मतलब एक्सपेक्टेशंस है आने वाले इलेक्शन से उसको लेके कि वो एक नेशनल लेवल की पार्टी है
और आप इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आ रहे हो, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो आने वाले इलेक्शन फ्रॉम लास्ट 30-35 years वे इंडिपेंडेंट। हाँ सिर्फ पिछले इलेक्शन में एमएलए इलेक्शन में भी ट्राइड फॉर कांग्रेस पार्टी, जो कि नहीं मिला। तो उसके अलावा हमने इंडिपेंडेंट ही इतने साल इलेक्शन लड़े और विजयी होकर आए हैं। इंडिपेंडेंट पार्टी इज नॉट इम्पोर्टेंट सर इन कॉर्पोरेशन इलेक्शंस। पर्सन टू पर्सन कनेक्ट इज इम्पोर्टेंट। स्टेट लेवल इलेक्शंस और नेशनल इलेक्शंस ये पार्टी लेवल पे होते हैं, ये समझ सकता हूँ बातें। कॉर्पोरेशन इलेक्शंस के जो दिक्कतें हैं, कॉर्पोरेशन इलेक्शंस के जो टॉपिक्स रहते हैं, वो पर्सन टू पर्सन के इश्यूज रहते हैं। तो उसमें पार्टी इम्पोर्टेंट नहीं ठहरता, वो कार्यकर्ता हो या वो जो कार्यकर्ता नेता बनने वाला है वो कितना कनेक्टेड है लोगों के साथ, वो इम्पोर्टेंट रहता है। सो आप जो कह रहे हो कि पार्टी स्ट्रांग है, कोई बात नहीं है, स्ट्रांग है तो हो जाएगा ना सामना, मालूम पड़ेगा 16 तारीख को क्या है क्या नहीं। अच्छा, जो आपका डायरेक्ट अपोजिशन है बीजेपी के पैनल से, वो हमारे भिवंडी वेस्ट के एमएलए के लड़की है मीत चौगले। तो एक जो चीज़ देखने को मिल रही है, जो लास्ट एमएलए इलेक्शंस में भी देखने को मिली, एक काइंड ऑफ डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है आपकी फैमिली और उनकी फैमिली के बीच में। तो क्या ये सच है कि कोई पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट है या कोई रीज़न ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग? पहले अच्छी दोस्ती थे, हाँ, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते ही है, और हमने आज तक पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ही समझा उसे। शायद वो लोग ने पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट ले लिया हो। वी अंडरस्टैंड एज अ पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। एमएलए इलेक्शंस में खड़ा रहना वो हमारा हक था और हम खड़े रहे। एंड मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, इंडिपेंडेंट होने के बावजूद विद इन 3 months कैनवासिंग करके 30,000 वोट्स लेके आए हम लोग। पब्लिक के मन को जीत कर 30,000 लाए। वो लोग ने जो जीता वो शायद पार्टी के नाम पे जीता है। और कुछ लोग कहते हैं, मैं इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, बट कुछ लोग कहते हैं वोट चोरी, ईवीएम हैक, ये सब कहानी है। लेकिन जो बेबुनियाद आरोप है, शायद उस पर कोई तथ्य नहीं है, तो मैं उस पर रिएक्ट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन 30,000 इंडिपेंडेंटली जीते हम, और कॉन्फ्लिक्ट हमारा पॉलिटिकली है, हम पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट नहीं समझते, इतना तो मैं कह सकता हूँ। ये पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कहाँ से हुआ, लाइक अगर बात की जाए टाइमलाइन के हिसाब से? तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दशहरा था 2023 या 23 के करीब की बात, 23 या 22, 2023-22 की बात है। तब कुछ हमारे इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे वार्ड में लेकर, और उसमें उन्होंने वो पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट लेके वो चीज़ें अब एमएलए साहब ने आंख पे ले लिया है। वहाँ से वो शुरुआत हुई। और शायद मैं समझता हूँ कि उनके आसपास के लोगों ने ज़्यादा भड़काया, ऐसा मुझे लगता है। और आज वो चीज़ें इतने हद तक बढ़ चुकी है इस वार्ड में कि वो गुंडागर्दी तक कहानी आ गई है। मारा मारी, लोगों को धमकाना। हम तो ठीक है, चलो हमारा कॉन्फ्लिक्ट है, बट तुम जो यहाँ के लोगों को धमका रहे हो, यहाँ तक का कॉन्फ्लिक्ट बढ़ चुका है। आई डोंट नो व्हाई इट्स हैपनिंग, व्हाई दे आर डूइंग, दे ओनली नो, यू कैन क्वेश्चन देम ओनली। सर, ये काफ़ी सीरियस ब्लेम है कि वो यहाँ के लोग को धमका रहे हैं या गुंडागर्दी कर रहे हैं। मेरे कहने से अच्छा यहाँ के लोगों से ही पूछ लो। मैं मेरे साथ रहूँ, मैं रात में रहूँगा तब नहीं, मैं यहाँ बैठता हूँ, आप जाइए ग्राउंड रियलिटी में, जिसमें हिम्मत रहेगा वो बोल के बताएगा। बहुत से लोग डरते हैं बोलने के लिए, लेकिन ये सच कहानी है। और मैं जब कोई बात कह रहा हूँ तो मैं विद प्रूफ कहता हूँ, और वो प्रूफ मैं आने वाले दिनों में बताऊँगा कि कैसे धमकाया जाता है लोगों को। काफ़ी अच्छे इंसाइट्स है, मतलब एक ओवरऑल भिवंडी की भी बात हो गई, आपके वार्ड की भी बात हो गई, अपोजिशन से आपका क्या कॉन्फ्लिक्ट रहा है उसके बारे में भी लोग को आई गेस थोड़े इंसाइट्स मिलेंगे, क्योंकि ये बात अभी तक कहीं बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थी। आपने आज पहली बार थोड़ा क्लियर किया है। सर, कोई तो यंग नेता जी ना जो खुल के बोले क्या ही करेंगे, मारेंगे मुझे, अरे मैं रुका हूँ। नहीं, एग्रेशन दोनों साइड से देखने को मिल रहा है। एक मैं तो चाहता हूँ एक हेल्दी कंपटीशन। मेरा एग्रेशन नहीं है। अच्छा, मेरा क्रोध है, मतलब आप क्या बोलते हो उसे, एक तकलीफ होता है, एक
अरे मेरे पे अटैक करना है ना, लाख करो, सांप का अटैक करना है, फैमिली करना है, कार्यकर्ताओं पे अगर आप अटैक करोगे ना तो कार्यकर्ता आपको कभी माफ नहीं करेगा, याद रखिए सर। वार्ड के लोग, इसलिए वो मुझे एग्रेशन उस चीज का है। 1000 गालियां मुझे दो, क्योंकि आखिर में सोशल वर्कर हूँ, मेरा कर्तव्य बनता है गाली सुनना और अच्छी बातें सुनना। लेकिन जो कार्यकर्ता जिसका कुछ लेन देन नहीं रहता, वो अपने लिए काम करता है, दिन रात झटता है, जो अच्छी फैमिली से आता है, हमारे साथ काम करता है, उनको तुम धमकाते हो, और धमकाने वाले लोग गुंडे लोग हैं। ये मैं डायरेक्ट क्लियर बोलता हूँ, ये मैं डरता नहीं किसी से। ये मैं चाहता हूँ कि भिवंडी के जितने सर आपकी टोन में ही रिफ्लेक्ट होता है कि आप डर रहे तो नहीं हो बिल्कुल। भिवंडी के जितने पॉलिटिशियंस हैं ना सर, मैं उनसे विनती करता हूँ कि आके बोलिए, यहाँ पे कोई राजा नहीं है, प्रजा ही हमारी जनता है, प्रजा ही हमारा राजा है, याद रखिए। ऐसे वार्ड नंबर 1 की गलियों में घूमते घूमते एक गार्डन में पहुंच गए हम लोग। सर से थोड़ी और बात करेंगे। सर, एक क्यूरियोसिटी होती है कि बाबा आप जब ये इलेक्शन में आए हो, साथ में अपने फादर है आपके, आपकी मम्मी है, और आपके पैनल में एक बाहर की बाहर मतलब एरिया के ही है, एरिया के, बट आपके फैमिली के नहीं है। तो लोग ऐसा भी बोलते हैं कि 3 लोग फैमिली से, चौथा बाहर से लिया, तो ये कंट्रोवर्सी क्या है? दिस इज नॉट अ कंट्रोवर्सी, आई कैन से। हम लोग कोई रबर स्टैम्प नहीं है कोई भी कैंडिडेट। इनफैक्ट मेरे पिताजी का तो कार्य पता ही लोगों को, तो बताने की जरूरत नहीं। फिर अबाउट माय मदर, 2012 में उन्होंने कंटेस्ट किया, एंड टिल डेट आज 15 साल शायद हो गए। शी इज वर्किंग एफर्टलेसली। मम्मी मेयर है, मम्मी नगर से होगी, इसका मतलब पापा काम करेंगे ऐसा नहीं है। लासर पटेल, प्रतिभा पटेल ने खुद काम किया है, और प्रतिभा पटेल एज ए मेयर वो सीट पे बैठने के बाद सिर्फ सीट पे बैठ के पिताजी चलाएंगे ऐसा नहीं। माय फादर गिव ऑल पावर टू माय मदर एज ए मेयर, दैट व्हाटएवर यू वांट टू डू तुम कीजिए। कोविड-19 जो आया था 2019 में, तब आप बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक कर लीजिएगा, वन एंड ओनली मेयर मैडम ही थी जो इस वार्ड के लिए, जिस सिटी के लिए बाहर उतर कर, एक महिला उतर कर यहाँ के लोगों की सुरक्षा की थी। कम्युनिटी किचन्स खोले गए थे मैडम के मार्फत, फिर बेड्स जो रहते, कोविड बेड्स रहते, उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ थ्रू द हेल्प ऑफ कॉरपोरेशन। ये सब जमीनी तौर पे हमने काम किया, मेयर मैडम ने खुद उतर कर, और आज वो सब कामों का जो लेखा जोखा है उस कामों इसके, और इसका मैं अभी एक बात, अहिल्याबाई होलकर पुरस्कार गवर्नर साहब ने पुरस्कार दिया कि कोविड में जो काम किया गया उसका पुरस्कार भिवंडी के मेयर को मिला, बिकॉज शी वर्कड एफर्टलेसली। और उन सब चीज़ों को लेकर ऐसे अनेक कार्य है, वो लेकर आज मम्मी एज अ कैंडिडेट खड़ी है। पापा का तो कार्य है ही। अब रही बात मेरी, आपके ऊपर भी ब्लेम रहता है बाबा कि जो है आपके पापा ने किया है, या आप अगर जीत भी गए तो जो है आप अपने फादर की हेल्प से जो है आप अपने फादर की हेल्प से करवाएंगे, आपको कुछ नहीं आता है। आप अपनी एक वर्क रिपोर्ट भी जरा दीजिए फिर। मेरा वर्क नो इश्यूज, मैं बिंदास। मैं ये अच्छा, ये आपने जो बात कही ना, मुझे अच्छा लगा कि मेरे अपोजिशन में जो कैंडिडेट है, मैं चाहूंगा कि 1-on-1 डिबेट हो, जैसे प्रेसिडेंशियल डिबेट होते अमेरिका में, वैसे मैं वार्ड का 1-on-1 डिबेट चाहूंगा। सामने वाला कैंडिडेट और मैं कैंडिडेट, व्हाट आई डिड, व्हाट ही डिड, वर्क के बेसिस पे, ओनली जस्ट वर्क बेसिस पे। मैं यहाँ पे एक्टिव हूँ 2009 से, उसका मैं प्रूफ भी दे दूंगा। वीडियोस कम मिलेंगे। उसके अलावा सोशल वर्क में मैंने जो काम बहुत है, जितना मुझे याद है, यहाँ के जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं, जिसमें दिवाली के वक्त हम किले स्पर्धा ऑर्गेनाइज करते हैं। उसके अलावा गणपति जो सीजन रहते हैं, गणपति में हम लोग वहाँ यहाँ के लोगों के लिए सांस्कृतिक गेम्स रहते हैं, या फिर एक उत्साह का जो वातावरण रहता है शिवाजी चौक में, वो सब मेरे नेतृत्व में ऑर्गेनाइज होता है। तो ये तो हो गया कम्युनिटी को लेकर या रिलीजन को लेकर कहानी। इसके अलावा कैंप्स, पब्लिक कैंप्स जो होते हैं, जो आधार कार्ड कैंप है, ये सब तो हर सोशल वर्कर करता ही है। लेकिन एक मम्मी मेयर हुई, पापा मेयर होके गए, तो बट ऑब्वियस उनका एक ये रहा है कि
सपोर्ट रहा है है तो आपको। उसमें स्वच्छ भारत अभियान को लेकर मेरे कुछ काम हैं। फिर एजुकेशन को लेकर अगर मैं कहूँ तो पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूशन जो करना होता है इसमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो जब छोटी छोटी चीज़ें जो छोटी नीड्स रहती है लोगों की, जो बच्चों की, महिलाओं की, इनफैक्ट बचत गट, महिला बचत गट हमारे कोम्बड़पाड़ा में सबसे भारी तादाद में महिला बचत गट। महिला बचत गट मतलब क्या, 10 महिलाओं का एक गट रहता है इसमें दे वर्क एंड दे अर्न। मैं आपको चाहिए तो मिलाऊंगा भी, उनको मैंने एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध करा के दिया। या वहाँ के लोग एम्प्लॉयमेंट क्या कि अगरबत्ती बनाना, दिया बनाना, फिर पापड़ बनाना, ये सब बेसिक जॉब्स, बेसिक जॉब्स की एम्प्लॉयमेंट मैंने कॉर्पोरेशन से बातचीत करके उनको एम्प्लॉयमेंट दिया। These are the things which a social worker should do, and after that I am contesting elections कि I am willing and I want that people should get more. So ये पोस्ट के लिए आज मैं खड़ा हूँ। नगर सेवक का अर्थ है कि नगर का सेवक, वो एरिया का सेवक। जो भी किया आपने, ऐसा बोलते हैं लोग कि अपने पिताजी के बल पे किया। मैं डायरेक्ट बोल रहा हूँ आपको कि जो भी अपना पॉलिटिकल करियर स्टार्ट कर रहे हैं सब इनके फैमिली की देन है या इनके फादर की दी हुई देन है, तो इसको आप कैसे रिजेक्ट करेंगे? पिताजी का सपोर्ट तो हर बच्चे को मिलता ही है और वो बखूबी मुझे मिला, लेकिन हाउ टू यूज दैट सपोर्ट इन अ गुड वे, दैट इज माय डिसीजन, दैट इज माय थिंकिंग। तो मैंने वो गुड वे में यहाँ पे यूटिलाइज किया और क्यों छुपाने वाली बात ही नहीं है। अब मिल रहा है सपोर्ट तो अच्छी बात, आखिर पिताजी ही तो है, लेकिन वो लोगों के अच्छे के लिए वो सपोर्ट हो रहा है क्या, ये जरूरी है। और मैंने वो दिया लोगों के लिए, वो किया। 15 सालों तक मैं मेहनत कर रहा हूँ और आगे आने वाले बहुत सालों से मुझे मेहनत करना है, तभी जाके एस्टेब्लिशमेंट हुआ। पिताजी के नाम पर, माताजी के नाम पर मुझे 20-30% वोट मिलेगा सर, लेकिन व्हाट आई डिड that I have to prove people in today's election, and वो मैं कर रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने क्या किया एंड आने उसको ज्यादा प्रमोट करूँ। हाँ, एज अ कैंडिडेट। और इसका मैंने सीजन भी चलाया है, वाई मयूरेश should be get elected to corporation elections। so इसका मैंने ये भी चालू किया सीरीज। so मेरा काम, खुद का काम का लेखा जोखा, जैसे मैंने कहा नेपोटिज्म की बात की, डॉक्टर का लड़का डॉक्टर बन सकता है ना, तो एक नेता का लड़का नेता बन सकता है, बट कॉम्पिटेंट होना चाहिए तो ही बन पाए, नहीं तो उससे अच्छा वो घर बैठे। ये मेरा मानना है। इफ उम्र 21 साल हो जाने से सर अक्ल नहीं आती, काम क्या किया ना वो बताओ और सामने खड़े रहो, मैं यही जानता हूँ सर। हाँ, आदमी उस्तादों से नहीं हालातों से ही सीखता है। हाँ बिल्कुल ठीक है सर, चलिए जर्नी हमारी एंड की तरफ जा रही है। यस, तो एक और बार आपके साथ चलते हैं, फिर देखेंगे आगे कहाँ ले जाते हैं आप हमें। सर ये बुकलेट, ये जो अपन बातचीत कर रहे थे कि व्हाट मयूरेश डिड, मयूरेश एंड हिज फैमिली डिड दिस, तो आपको मैं इसका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा सर। यू कैन सी इससे बुक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। फिर अक्षय पात्र फाउंडेशन हम जब गए थे तो उसका जो मैं बोलता हूँ निगरानी हमारी, तो हम लोग फूड टेस्ट भी करते हैं वहाँ जाके कि हाउ इट इज नॉट। योगा सेंटर्स है यहाँ के अंदर, अपने भिवंडी में योगा सेंटर्स होने चाहिए, तो हमारे वार्ड में योगा सेंटर्स है। और उसके अलावा मैं अच्छी एक बात और बताऊंगा आपको, ये स्वच्छ भारत का आप देख लीजिए, इसके अंदर काम चालू था स्वच्छ भारत और वृक्षारोपण, तो इसमें मैं खुद एक्टिवली पार्ट किया हूँ। अपंग लोगों का जो कैबिन देना है उसके लिए वी वर एक्टिव इन दैट, एंड यू कैन सी रोड कंस्ट्रक्शन में खुद वार्ड सर्वेज करना, ये सब काम है। और एक बात कहूँगा कि पॉलिटिक्स के अलावा थोड़ा सा मेरे इसमें इंटरेस्ट म्यूजिक में, यू कैन सी दिस, मैं खुद हारमोनियम प्लेस्ड हूँ एंड अ सिंगर, सो डांस स्टूडियो भी है, म्यूजिक स्टूडियो भी है अपने वार्ड में, एंड म्यूजिक सिखाया जाता है, शास्त्रीय संगीत सिखाया जाता है, एंड मैं खुद वहाँ पे सीखता हूँ। परफॉर्म भी करते हो? परफॉर्म मतलब सिंगिंग करता हूँ। मेरे सब टीम है यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग वी वर्क टुगेदर। प्रियांशी म्यूजिक एकेडमी ओपन किया अपन ने, इसमें ये हमारे सर है, ये डांस सिखाते हैं, ये सब वार्ड नंबर 1 में। क्रिकेट को लेकर मेरा लगाव रहा है, मैं खुद बैडमिंटन प्लेयर भी रह चुका हूँ, अभी भी बैडमिंटन खेलता हूँ। एंड ये जो ओपन जिम्स है, ज्येष्ठ नागरिक को लेकर जो कहानियाँ, ये हाँ जैसे मैंने कहा था
यूपीएससी एमपीएससी एस्पिरेंट्स रहते हैं, तो वैसे ही पुलिस ट्रेनिंग के भी एस्पिरेंट्स रहते हैं, तो पुलिस ट्रेनिंग होता है अपने ग्राउंड पे। सो दीज आर ऑल थिंग्स विच वी आर डूइंग हियर। जैसे मैंने किले स्पर्धा जो होता है वो है, कैंप्स, ये सब कहानियां हैं। ये तो काफी वास्ट है। रिपोर्ट है। तो मैं चाहूंगा कि अपोजिशन और मैं वन ऑन वन ऐसा डिबेट हो जाए और बातें हो जाए काम को लेकर, तो मैं यही चाहूंगा। यस। और सर नेक्स्ट मैं देख रहा हूँ, हम यहाँ पे खड़े, ये आपका बंगलो है, हाँ यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो आई गेस आपकी टीम है। हाँ, तो टीम नहीं है, परिवार है हम सब। इनके बारे में भी जरा बताइए हमें, क्योंकि सुबह से हमारे साथ भी लगे हुए हैं और आप इनके बारे में बोल भी रहे थे कि मेरी टीम ऐसा, मेरी टीम ऐसा। एक ही बात बोलूंगा, हाँ, ये सब लीडर लोग हैं। अच्छा। जो धमकियां चालू है ना, हाँ, तो धमकियों का सामना करने के लिए सब खड़े हैं हमारे लोग। मैं चाहूंगा कि इन सबको दिखाया जाए। हाँ, जाओ 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 जाओ। ये सब ये डरते नहीं है ये लोग सब। हाँ हाँ, मैंने आपको इसको जाने जल्दी हम तुम्हारे साथ हैं। विकास पाटिल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कुणाल कुकासा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विलास पाटिल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पाटिल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पाटिल आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। पाटिल साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कुणाल कुकासा आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अरे कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। कहना चाहूंगा मैं, पब्लिक अचीवमेंट, नए साल की शुरुआत की ट्रॉफी दिया अपोजिशन पार्टी को। हमने हमारे बैट का कमाल दिखाई दिया कल रात को। हमारी चैलेंज टीम है, क्रिकेट टीम, कल फाइनल में मीट स्पोर्ट्स वर्सेस चैलेंज स्पोर्ट्स का एक क्या बोलते हैं, तीखा सामना था। और जिसमें हमने बैट का, हमारा निशानी भी बैट है और बैट का कमाल हमने प्लेयर्स ने दिखाया। प्लेयर्स को विनती करूंगा आगे आने के लिए, प्लेयर्स, चैलेंज के प्लेयर्स उठे या यस यस यस। ये धुमाल, ये रे, ये प्रीतेश, ये 3 बॉल में 12 रन चाहिए थे। मैं कहना चाहूंगा कि चैलेंज स्पोर्ट्स को 3 बॉल में 12 रन चाहिए थे और 3 बॉल में 12 में हमें, हमारा निशानी बैट है और बैट के कमाल से हमने मीट स्पोर्ट्स को 1-2 षटकार में हरा दिया। अब 16 तारीख को और एक 6 मारना है हमें। सर लास्ट बट लीस्ट मैं चाहूंगा कि लोग को, अपने वार्ड के लोग को, अपने सिटी के लोग को एक पब्लिक अपील, एक पब्लिक मैसेज जो आप देना चाहते हैं वो लास्टली वीडियो पे दे दीजिए, क्योंकि यहाँ आपकी टीम मौजूद है। तीखा अपील दूंगा। हाँ, धमकियों से डरो मत। वोटिंग बूथ पे जाओगे, पोलिंग बूथ में घुसोगे, आपको धमकी का सामना नहीं करना होगा, तो सिर्फ बैट का बटन दबाना होगा। इसलिए विनती करूंगा, गुंडागर्दी मुक्त, मटकागिरी मुक्त और दादागिरी मुक्त हमें अगर सिटी चाहिए, हमारा वार्ड चाहिए, तो मैं विनती करूंगा बैट को वोट कीजिए और इन्हीं बैट से इन मटके हम फोड़ेंगे।